जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर और थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हम डायरेक्ट स्क्रीन पर देखें, व्यवहारिकी के अध्ययन की विधियां। देखो, बिहेवियर पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की है, फिरोमोन्स की भी बात की थी हमने, जो व्यवहार को इंडिकेट कर रहे थे। और आज हम बात करेंगे कि व्यवहार किन विधियों के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो बेटा, यहां पर सिंपल सी अगर हम बातें करें तो इन व्यवहारों को कंट्रोल करने का जो काम है ना, वो हमारे ब्रेन व तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्रेन व तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जा रहा है। यानी कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो ब्रेन और तंत्रिका तंत्र के समक्ष रखकर करते हैं। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो ब्रेन से चल रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूं ब्रेन से। यानी कि हमारा ब्रेन जो है अलग अलग पार्टीशन में बटा हुआ है। यानी आगे वाला हिस्सा, मध्य का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, ये टोटल बटा हुआ है। और टोटल हिस्से के अंतर्गत कोई ना कोई काम फिक्स्ड है कि ये काम करेगा। तो ये सारी की सारा जो कंट्रोलर सिस्टम है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है? ब्रेन है। क्योंकि नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है। एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है और एक एएनएस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये जो ब्रेन है ना, ये किसके अंडर में है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। किसके अंडर में है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इन सभी प्रोसेस को, यानी कि व्यवहारिकी के विधियों को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया गया कि हम ब्रेन के कौन से हिस्से से कौन सा व्यवहार प्रकट करेंगे, ये चीजें बताई गई। इसके लिए व्यवहारिकी की कुछ विधियां बताई गई, जिनमें से मैं सबसे पहली विधि लेके चलता हूं। सबसे पहली विधि लेके चलते हैं अपन तंत्रिका शारीरिकी प्रणाली। देखो, तंत्रिका शारीरिक प्रणाली। देखो, यहां पर शारीरिक का मतलब बॉडी से रिलेटेड बात हो रही है। यहां देखो क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के कई संशोधन किए और सीधी बात कही गई कि ये जो विधि है ना, ये सबसे प्राचीन है। ये विधि जो है सबसे प्राचीन विधि है। कैसी विधि है बेटा? सबसे प्राचीन विधि है। अब देखो, इस विधि के अंदर क्या किया गया? ब्रेन का कोई हिस्सा निकाल लिया गया। यानी कि ब्रेन का ये फ्रंटल पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये अपने पास में बैक पार्ट हो गया। अब फ्रंटल पार्ट कौन सा काम करेगा, मिडिल पार्ट कौन सा काम करेगा और बैक पार्ट कौन सा काम करेगा, इन चीजों का इंडिकेशन करने के लिए जिस भी भाग का अध्ययन करना है उसे शल्य क्रिया के दौरान अलग कर लिया जाता है। और उसके बाद में हमें पता चल जाता है कौन सा। जैसे मैंने फ्रंटल भाग निकाल दिया,
अब हमें पता है ये जो फ्रंटल भाग है ना, ये सोचने और समझने के लिए काम करता है, यानी थिंकिंग चीजों के लिए या थॉट्स के लिए अपने पास फ्रंटल पार्ट काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात क्या की गई कि जैसे मैंने फ्रंटल को निकाल के अलग किया, अब फिर देखा कि ब्रेन में सोचने समझने की शक्ति बाकी है या नहीं, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीजें किसमें की गई, शल्य चिकित्सा के शल्य क्रिया के दौरान की गई। लेकिन हम सीधी सी बात करें कि जब शल्य क्रिया कर रहे हैं, ये फ्रंटल पार्ट को निकाला जा रहा है, तो क्या मध्य पार्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ क्या, उसकी कोशिकाओं पर कोई असर नहीं पड़ा क्या? समझ रहे हो बात को? उसकी अवस्थाओं पे, यानी पीछे की जो बीच की जो अवस्था है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पड़ रहा है। तो इस क्रिया को इतना तवज्जो ही दिया गया। तो हम लिख सकते हैं शल्य क्रिया के दौरान, शल्य क्रिया के दौरान अन्य भागों में क्षति होने की संभावना होती है, क्षति होने की संभावना होती है। ये बातें अपने पास में तंत्रिका शारीरिक प्रणाली में लिखी गई, इसलिए बहुत कम यूज में लिया जाता है। लेकिन इसके बाद में दूसरे पार्ट पे आए तो बेटा हम लिखेंगे तंत्रिका कार्यकीय प्रणाली। और बेटा तंत्रिका कार्यकीय प्रणाली के लिए हम बात करें तो यहां एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, और वैज्ञानिक का नाम था बर्गर। ये मान लो बर्गर आप खा रहे हो, और बर्गर खाते खाते 1926 में एक वैज्ञानिक ने तंत्रिका कार्यकीय प्रणाली बताई। इन्होंने कहा कि ब्रेन के कुछ हिस्सों के द्वारा हम ब्रेन की समस्त गतिविधियों को क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा भाग किस हिस्से के बारे में काम कर रहा है। उन्होंने अलग अलग प्रावस्थाओं में बांटा कि इसके द्वारा ये, इसके द्वारा ये और इसके द्वारा ये। कैसे किया उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि बर्गर ने कौन सी मशीन बनाई जिससे हम इस पूरी चीज को देखते हैं। तो वो भाग था ईईजी। कौन सी मशीन थी? ईईजी। ईईजी की इन्होंने फुल फॉर्म बताई, इलेक्ट्रोड जी का मतलब हो गया ग्राम, यानी कि जो फुल फॉर्म थी वो इलेक्ट्रोड एनसिफेलोग्राम थी। इस इलेक्ट्रोड एनसिफेलोग्राम तकनीक के द्वारा ब्रेन के कुछ हिस्सों के अंदर इलेक्ट्रोड प्रवेशित किया जाता है। इलेक्ट्रोड डाल दिए गए और उन इलेक्ट्रोडों के द्वारा तरंगे विकसित होती थी, उन तरंगों से उन चीजों को पढ़ा जाता था। अब यह भी होता है कि सर जब हम इलेक्ट्रोड डालेंगे तो दर्द नहीं होगा क्या? तो हम ये भी कहेंगे कि यहां पर पीड़ा अभिग्राहक अनुपस्थित होता था। समझ रहे हो बात को? तो ये पूरा का पूरा प्रवेशन कौन कर रहा था? बर्गर कर रहा था। और बर्गर ने कहा कि यहां 4 तरंगे होंगी, एक अल्फा तरंगे होंगी, एक बीटा तरंगे होंगी और एक थीटा तरंगे होंगी और एक डेल्टा तरंगे होंगी। यानी कि 4 तरंगे होंगी ब्रेन के अंतर्गत प्रवेशित करने के लिए, इलेक्ट्रोड प्रेषित करने के लिए, और ये चारों तरंगे ब्रेन के छोटे छोटे हिस्सों से कुछ रीजन्स या कुछ सूचनाएं लाकर देंगी कि ये भाग ये काम कर रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि ब्रेन के कुछ हिस्से देखे कि कौन कौन सा करेगा। तो याद रखो, देखो अल्फा तरंग जो है बेटा, मैं बाद में बात करूंगा डायग्राम पे, पहले यहां बात करते हैं। अल्फा तरंगे जो है वो ऑक्सीपिटल, किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्सीपिटल पिंड की और पैराइटल पिंड की, यानी कि ये दोनों पिंड जो है वो अल्फा तरंगों के बीच में आए। बीटा तरंगे जो थी ना वो फ्रंटल के हिस्से में आई। किसके हिस्से में आई? फ्रंटल के हिस्से में। थीटा तरंगे जो थी बेटा, थीटा तरंग वो ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल के हिस्से में आई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई कि ब्रेन के कौन कौन से हिस्सों में क्या बढ़ा। तो देखो मैं एक सिंपल से एक डायग्राम बना रखा है, यहां लेके आते हैं। इससे पहले इस बातों को अपन अलग पेज पे लेके चलते हैं, चलो डायग्राम को। तो मैंने यहां से डायग्राम डाउनलोड करता हूं, अपने पास पहले से है मेमोरी के अंदर।
तो यहां से हमने ब्रेन के डायग्राम को लिया, यहां से ब्रेन के डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखो, जिससे कि आपको अच्छे से शो हो पाए कि कौन कौन से इसे बातें कर रहा है। तो यहां देखो ब्रेन की एनाटॉमी बनी हुई है। अपन कभी ब्रेन के ऊपर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे, लेकिन आज हमें केवल व्यवहारिक अध्ययन की बात करनी, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जहां ऑक्सीपिटल क्षेत्र है, जहां पैराइटल क्षेत्र है, वो किसके हिस्से में था? अल्फा तरंगों के। तो बेटा ये अपने पास में पैराइटल से ऑक्सीपिटल, ये रहा, ये येलो वाला पोर्शन, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये किसके हिस्से में है? अल्फा तरंगों के। किसके हिस्से में है? अल्फा तरंगों के हिस्से में है। ये जो अल्फा तरंगे है ना, ये कम काम करेगी जब आरामदायक स्थिति होगी। कब काम करेगी? आरामदायक, यानी कि आसानी से बैठा आराम से, और फिर इलेक्ट्रोड प्रस्तुत कर दे, डाल दे, देख लो भाई क्या है से। तो वहां पर कौन काम करेगा? केवल पैराइटल और ऑक्सीपिटल। जब ब्रेन एकदम शांत हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, बिल्कुल शांत मुद्रा में ब्रेन, कुछ भी नहीं चल रहा ब्रेन के अंदर, तो ऑक्सीपिटल और पैराइटल काम करेंगे, अल्फा तरंगे देंगे। और अगर बीटा तरंगों की बात करें तो मैंने क्या कहा? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब पर कौन सी तरंगे होंगी? बीटा तरंगे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, बीटा तरंगे कब काम करेंगी? जब व्यक्ति सोचता है, जब व्यक्ति सोचता है, विचारता है, या अनेक थॉट्स को माइंड में घुमाता है, बैठे बैठे सोचता रहता है, यार काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, चलो कुछ नहीं ऐसा कर लेते हैं। अब जब सोच रहा है ना, तो फिर इलेक्ट्रोड डाल दो, फिर पता चलेगा क्या सोच रहा है। उस समय फ्रंटल काम करेगा केवल। और अगर थीटा की बात करें तो थीटा के लिए देखो टेम्पोरल होगा और फिर ऑक्सीपिटल होगा, यानी कि ये ग्रीन वाला हिस्सा और ये ब्लू वाला हिस्सा। यहां कौन काम करेगा? थीटा। थीटा तरंगे ये कब काम करेंगी बेटा? ये काम करेंगी नींद की अवस्थाओं में। काम करेंगी नींद की प्रारंभिक अवस्थाओं में, जब आदमी कुछ नहीं सोच रहा होता, जैसे सोने गया। अब जब जैसे ही सोने जाते हैं ना, तो एक चीज ये भी याद रखना, ये भी साइंटिफिक रीजन है, जैसे हम सोने जाते हैं ना, तो लगभग बेड पर जाने के 7 मिनट के अंतराल में हमें नींद आ जाती है। और अगर 7 मिनट के अंतराल में नींद आ गई ना, तो मान लो आपको नींद आ गई। अगर नहीं आई ना, तो फिर मानो फिर आप कुछ भी करते रहो, नींद नहीं आएगी। जैसे अपन जाते हैं मोबाइल लेते हैं, और नींद आने लगी, एक बार जब लगी, फिर उसके बाद में फिर वापस रील देखने लग जाते हैं, भूल जाते हैं नींद भी लेनी है, और फिर बाद में आप कोशिश करते रहो, नींद नहीं आएगी। तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन है। तो जैसे हम सोने जाते हैं ना, तो शुरुआती जो नींद होगी ना, उसमें हम थीटा को देख सकते हैं। और डेल्टा की बात करें ना, तो डेल्टा के लिए वयस्कों के अंतर्गत गहरी नींद, जब वो डीपली सो रहा होता है, खराटे मार रहा होता है, जब उसे कुछ नहीं पता होता, होश आवाज सब खो बैठता है, तब कर सकते हैं। लेकिन शिशुओं में हम जागृत अवस्था में डेल्टा तरंगे प्रेक्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर डेल्टा तरंगे प्रेक्षित कर दी गहरी नींद में, तो बच्चों में अनेक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? और यही चीज हम मनुष्य वयस्क के लिए डालेंगे। अगर वहां पर हमने वयस्क अवस्था में, अगर जागृत अवस्था में डेल्टा डाल देना, तो फिर आनुवंशिक विकार देखने को मिल जाएंगे, कई जेनेटिकली डिजीज देखने को मिल जाएंगे। ये तो बात होती है अपने पास में इनकी। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोसेस की, तीसरे पॉइंट की, और तीसरे पॉइंट में बेटा हम बात करें तंत्रिका रासायनिक तकनीक। और बेटा देखो, तंत्रिका रासायनिक तकनीक की बात करें ना, तो हम कहेंगे ब्रेन को शांत रखने के लिए किसी ना किसी एक केमिकल का प्रयोग कर ले। और वो जो केमिकल्स है ना, वो हमारे ब्रेन को कुछ समय के लिए अचेत कर देते हैं। वो कुछ समय के लिए अचेत कर देते हैं। जैसे कि आप किसी भी तंबाकू पदार्थ का सेवन कर सकते हो, आप किसी भी ड्रग्स, भांग, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इन सब का प्रयोग करने से ब्रेन कुछ समय के लिए रेस्ट पे आ जाता है, और उसके द्वारा भी हम अन्य चीजों का अन्वेषण कर सकते हैं। एक होता है क्रम विक्षण प्रतिचयन तकनीक। क्रम विक्षण प्रतिचयन
तकनीक। अब देखो क्रम वीक्षण प्रतिचयन तकनीक की अगर हम बात करें तो यहां पर ब्रेन के छोटे छोटे स्क्रीनिंग की जाती है और उस स्क्रीनिंग के द्वारा पता लगाया जाता है कि ब्रेन का हिस्सा यानी ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस चीज पर काम कर रहा है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे सीटी स्कैन का उदाहरण ले सकते हैं। जब ब्रेन में चोट लगती है तो सीटी स्कैन करवाते हैं और उस सीटी स्कैन के दौरान छोटे छोटे प्रतिबिंब बन के आते हैं ब्रेन के, ये काम कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की विधियों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे के लिए हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। कल क्या होगा अपने पास में नया टॉपिक, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को भेज दीजिए वीडियो और शेयर कर दीजिए।